राम राम एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। तो एक बात मैं हमेशा बोलूँगा कि जो लर्नर्स हैं, अभी जिसने स्टार्ट किया, बिगिनर्स हैं, वो शुरू से वीडियो देखे। और मैं ना बिल्कुल एक एक लेक्चर जिसको बोलते हैं ना थॉरोली डालूँगा, ठीक है। और सारी इंग्लिश इस पर मैं डालने वाला हूँ। और जो भी लर्नर है जो पहली बार सीखने सिखाने बैठा है तो वो प्लीज़ मेरे शुरू से लेक्चर देखे। हाँ, जिसका बेस क्लियर है वो नो प्रॉब्लम। तो हम लोग टेंस डिस्कस कर रहे थे, मैंने 2-3 लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस पे डाल दिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसके कंपैरिजन में फिर मैं दोबारा से प्रेजेंट कंटिन्यूस को उठा लूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिन बच्चों ने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई ऐसा काम है जो ना चल रहा है ना ख़त्म। चल रहा है तो कंटिन्यूस है, ख़त्म हो गया तो परफेक्ट है, और जो दोनों ही स्थिति नहीं है तो फिर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये तायत ही है कि चक्रों में मत पड़ा करो। और ये काम भी कैसा है? प्रेजेंट का, नाम में होता है सारा कुछ, ठीक है जी। तो आज ना मुझे आपके साथ इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए बाकी जो आने वाले लेक्चर्स होंगे ना उसमें मैं किसी टेंस के स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे यूजेस डिस्कस करूँगा। इसका ज़रूरी है करना, इसलिए कर रहा हूँ। तो पहली बात है कि पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हमें कोई पॉजिटिव बात बोलनी है जो काम ना ख़त्म है ना चल रहा है उसकी, ठीक है। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगी ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया वो आपको 2 होती हैं। जैसे गो भी फर्स्ट फॉर्म है और गोज भी फर्स्ट फॉर्म है, सी भी फर्स्ट फॉर्म है और सीज भी फर्स्ट फॉर्म है, प्ले भी फर्स्ट फॉर्म है और प्लेज भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये दोनों भी आ सकती हैं। सब्जेक्ट के साथ गो भी इस्तेमाल हो सकता है, गोज भी इस्तेमाल हो सकता है, सी भी इस्तेमाल हो सकता है, सीज भी। इसलिए मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 होती हैं, दोनों ही आ सकती हैं, ठीक है। आपको सीखना पता क्या? आपको सीखना ये है कि वर्ब के साथ ये जो मैंने ES लगा दिया ना या S लगा दिया, ये कब इस्तेमाल होगा? कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, जो रूट वर्ब के साथ लगता है S और ES। देखो ये गो है, गो के साथ लग गया ES। ये सी है, सी के साथ लग गया S। ये प्ले है, प्ले के साथ लग गया S। ऐसा कब लगता है? मतलब हमें वर्ब के साथ S या ES कब लगाना है? पता है कब लगाना? एक चीज़ याद रखना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बस इतना ध्यान रखना। जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो ना तो फिर आपको वर्ब के साथ जो भी ब्रैकेट में एग्जामिनर वर्ब देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात होगी तो उसके साथ S या ES लगाना आपको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप। अब आपको सीखना पता क्या है कि हमें ES लगाना कहाँ है? S तो लग ही जाएगा, हमें सीखना है कि हम वर्ब के साथ ES कब लगाना। पता कब लगाना? जब वर्ब का लास्ट लेटर हो O या हो CH या हो SH या X हो या Z हो या फिर SS हो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो और वर्ब एग्जामिनर ने जो भी ब्रैकेट में दिया उसका लास्ट लेटर इनमें से हो, O हो CH हो, इनमें से। एग्जाम्पल लें, जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने वहीं लिख दिया था, मैंने लिखा गो, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें भरना है, तो लास्ट लेटर देखो क्या है? गो है, गो का क्या हो जाएगा? गोज, ES लग जाएगा। मान लो टीच वर्ब दी एग्जामिनर ने, टीच, लास्ट लेटर देखो क्या है? CH है, इसका क्या हो जाएगा? टीच हो जाएगा, टीच, ES लग जाएगा इसके साथ। और अगर मान लो लास्ट लेटर वर्ब दे दी फिनिश, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लास्ट लेटर SH है, तो इसके साथ भी ES लग जाएगा, फिनिशेस हो जाएगा। मान लो वर्ब आई फिक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिक्सेस हो जाएगा, ES लग जाएगा। और अगर वर्ब आई मान लो क्विज आई, क्विज, क्विज, ठीक है। या फिर क्विज की जगह बज लिख लो, बज वर्ब आई, DZ, बज, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसके साथ ES लग जाएगा, बजिज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो वर्ब आई पास, पास, तो आपको
क्या करना, लास्ट में देखो क्या है, डबल एस है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसका पासेज हो जाएगा इस तरीके से। तो कुल मिला के इनका ध्यान रखना, ओ सी एच एस एच एक्स जेड डबल एस कुछ भी आ जाए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आपको वर्ब की साथ ई एस लगाना है। और मान लो वर्ब आई सिट, देखो सिट वर्ब आई, तो इनमें से तो है नहीं, लास्ट लेटर क्या है, टी है, इनमें से तो है नहीं, तो फिर आपको ई एस नहीं लगाना, फिर एस लगा दो। मान लो रन आई, रन, अब क्या करेंगे, लास्ट लेटर क्या है, एन है, इनमें से थोड़ी है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है मान लो, तो फिर हमें एस लगा देंगे, बस रन्स कर देंगे इसका। सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि कब हमें आई ई एस लगाना है और कब हमें एस लगाना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और सीखनी है आपको कि कभी कभी ना आई ई एस भी लगता है। ठीक है, वो चीज़ भी सीख लो कि वर्ब के साथ आई ई एस ये कब लगता है, ये देखो कब लगता है। देखो एक तो है वाउल्स, वाउल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है जी, इनको छोड़ के, वाउल्स को छोड़ के, ए ई आई ओ यू ये जो लेटर है इनको छोड़ के, ये सारे वाउल है, इनको वाउल बोलना, वावल वावल मत बोलना। ठीक है, एक बात। अब देखो मान लो मैंने लिखा ड्राई या क्राई या फिर फ्लाई। अब इसमें देखो आप लोग, लास्ट लेटर क्या है, वाई आया है, वाई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और लास्ट लेटर वर्ब का वाई हो, और वाई से पहले देखो क्या है, कॉन्सोनेंट आया, आर भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, वाई को काट के आई ई एस लगा देंगे, ड्राई का हो जाएगा ड्राइज, क्राई का हो जाएगा क्राइज। ठीक है, और फ्लाई का हो जाएगा, वाई काटेंगे इसकी जगह लगा देंगे आई ई एस, फ्लाइज। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट लेटर वाई हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए। ठीक है, तो आपको वाई को काट के उसकी जगह आई ई एस लगाना। मान लो अगर वर्ब होती एंजॉय, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो अब देखो अभी भी लास्ट लेटर में क्या है, लास्ट लेटर क्या है, वाई है, लेकिन उससे पहले देखो ओ आया है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी वाउल्स है, वाउल है ना, तो फिर आपको अब वाई नहीं काटना, सीधा एस लगा दो, एंजॉयज कर दो। ठीक है, वाई काट के आई एस तब लगाना जब उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए। मान लो प्ले वर्ब आई, प्ले, लास्ट लेटर तो अभी भी वाई है, लेकिन उससे पहले देखो क्या है, ए आया है, ये वाउल है, तब नहीं काटना आपको, फिर सीधा एस ऐड कर देना, बस प्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आपको वाई को काट के आई ई एस तब लगाना है जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेगेटिव। भाई नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे, मैंने आप जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको पता है कि हेल्पिंग वर्ब ढूंढो और उसके बाद आप नोट लगा दो, बन जाएगा नेगेटिव। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखी, पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो ऐसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब नाम में होती है, ये देखो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट किसके बिना नहीं बनता, डू के बिना। तो डू की फॉर्म कौन सी आएगी, नाम में देखो क्या है, प्रेजेंट है, फर्स्ट आएगी, और दो होती है फर्स्ट फॉर्म, डू या डज। ठीक है, इनके बाद नोट लगाएंगे। चलो जी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा डू या डज, उसके बाद फिर हम नोट लगा देंगे। अब जो मेन वर्ब आएगी ना, रूट वर्ब आएगी, मैंने बताया हुआ है कि डू डज डिड और मॉडल के बाद अगली वर्ब रूट वर्ब आती है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपको सीखना ये है कि डू कहाँ और डज कहाँ। देखो मान लो डू है और डज है, दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन डू इसमें रूट वर्ब है। ठीक है, अब जो हैव है और हैज है, दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन रूट वर्ब इसमें हैव है। ये जो रूट वर्ब है ना, रूट वर्ब, ये रूट वर्ब है ना, जब तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट हो प्लूरल। ठीक है, हैज हैव में से हमें डिसाइड करना हो तो हैव रूट वर्ब है और तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक है,
तो डज का इस्तेमाल कब होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हैज़ का इस्तेमाल कब होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म दो होती है, उसमें एक रूट वर्ब होती है। रूट वर्ब का इस्तेमाल है ना जब तब करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। तो इस तरह से नेगेटिव भी स्ट्रक्चर डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव तरीका क्या, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? अब डू है या डज है, उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी? डू डज के बाद रूट वर्ब, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको भी मुझे नेगेटिव करना है, जो हमारा चौथा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव भी प्लस नेगेटिव भी सेम है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना। ठीक है, सब्जेक्ट ये डू डज आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर लगाओ नोट, फिर रूट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये येस नो वाला है। येस नो वाला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि येस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। या तो वो WH वर्ड होगा या हाउ होगा, वो वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। उसके बाद डू या डज, डू या डज इंटरोगेटिव सेंटेंस ही अभी भी। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब रूट वर्ब आएगी डू डज के बाद। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब छठे नंबर पे हमें इसको भी नेगेटिव करना है। फिर वही तरीका रहेगा सेम, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर डू डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, उसके बाद रूट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे 6 के 6 स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो जाएंगे। अब हमें एक चीज़ आगे सीखनी है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जामिनर जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि कोई ना कोई आपको क्लू जरूर देगा, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ हिंट्स जरूर देगा। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनकी आपको लिस्ट बनानी है अब। ठीक है, वो है, लिख लो ऑलवेज, ऑलवेज हो गया, ओफन हो गया, डेली हो गया, और यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ठीक है जी, एटसेट्रा। नेवर भी डाल सकते हो, डालना चाहते हो तो, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जब एग्जामिनर आपको कोई सेंटेंस दिया उसमें ये शब्द आपको देख गए तो समझ लेना कि एग्जामिनर जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। लेकिन अब एक चीज़ और सीखनी है आपको यहाँ पे कि ये जो इंडिकेटर्स है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही नहीं है, ये कॉमन इंडिकेटर्स हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट के भी हो सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल नहीं होते, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस आया, ही ऑलवेज लेट, वर्ब दे दी कम। ठीक है जी, आने की बात हो रही है और अपने पास इंडिकेटर आ गया ऑलवेज। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लेट आने की बात है, लेकिन ये बात तो पास्ट की तो है नहीं, कोई पास्ट का कोई इंडिकेटर दिख रहा है? और यहाँ पे यस्टरडे, लास्ट ईयर, कुछ पिछले साल की बात हो रही है, पास्ट की कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब ये क्लियर कट बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। तो वह भरनी है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट देखो हमारा सिंगुलर है तो कम का साथ एस लग जाएगा, उसका हो जाएगा कम्स। मान लो यही सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, ही ऑलवेज डैश लेट व्हेन ही वॉज एट कॉलेज। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं ना आई एम एट स्कूल, तो इसका मतलब है आप स्कूल में पढ़ रहे हो। आई एम एट कॉलेज, इसका मतलब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। अब देखो ऑलवेज फिर आया,
ऑलवेज आया, लेकिन अभी क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भर दिया। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर ने यहाँ पे देखो जो एक और क्लोज दिया है ना, इसके अंदर ये वाज वर्ब का इस्तेमाल किया है, और वाज वर्ब है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट की बात है। अब अगर ये पास्ट की बात है ना, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं भर पाएंगे, बेशक इसमें ऑलवेज आया है। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरना पड़ेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो कम की जगह ना एस और एस लगाने की बजाय हम इसको केम कर देंगे, केम। ही ऑलवेज केम लेट व्हेन ही वाज एट कॉलेज। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिकेटर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन कॉमन है, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल होते हैं, और अदर जो टेंसेज है उनमें भी इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे लेक्चर टेंसेज को डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, डोंट वरी। तो आज इतना ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराता, तो इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना, इसका स्ट्रक्चर वगैरह। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके यूजेस डिस्कस करेंगे, वो इंटरेस्टिंग है और वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।